हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना एक जेईई एडवांस का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है जिसके साथ हमने दो स्प्रिंग्स को अटैच करके रखा है और दोनों का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, दोनों की लेंथ सेम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों के बीच का एंगल भी सेम है। उसके साथ हमने दो चार्जेस को प्लेस करके रखा है और उन दोनों का मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो इतना सब कुछ करने से अच्छा हम डायरेक्टली इसके डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है और इसके साथ हमारे पास दो स्ट्रिंग्स अटैच हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रिंग ये हो गई है और दूसरी स्ट्रिंग हमारे पास ये हो गई है और इनके साथ हमारे पास चार्जेस अटैच हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास ये वाला चार्ज है और एक हमारे पास ये वाला चार्ज है। दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है एल दे रखी है, सेम दे रखी है और इनका मास नेग्लिजिबल है। और जो चार्जेस है इसका मास एम है और इस पे जो चार्ज है वो क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, दोनों का सेम चार्ज है। और ये हमारे पास इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। तो वही हमारे पास यहाँ तक बोल रहा है इस क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे इन दोनों के बीच का एंगल जो है अल्फ़ा दे रखा है, स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अल्फ़ा दे रखा है। और उसके बाद हमने सेम जो सिस्टम है इसको अपना एक लिक्विड में इमर्स कर दिया है जिसकी डेंसिटी 800 दे रखी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 दे रखा है। और हमें बोल रहा है कि अगर ये बीच का एंगल जो अल्फ़ा ये सेम रहता है तो फिर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट रहता है। तो केस 1 जब हमारे पास ये एयर में होगा तो उस केस के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम इसकी एफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पर ये अल्फ़ा एंगल दे रखा है। तो अगर हम इन दोनों को इस तरह से कुछ जोड़ देते हैं, यहाँ से हम अपना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ पर हमें पता है कि 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि थीटा जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, 90 माइनस अल्फ़ा के, है ना, क्योंकि सिमेट्री से हमें दिख रहा है ये ऐसे ही होगा। और अगर हम इसमें अब फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर करेंगे अपनी ग्रेविटेशन फोर्स जो कि नीचे लगेगी इस पर, जो किसके बराबर होती है, जो बराबर होती है हमारे पास mg के। इतना तो हम सबको पता है कि इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। सेकंड हमारे पास यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगेगी स्प्रिंग की वजह से जो कि इस डायरेक्शन में होगी t। और इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला ये हो जाएगा हमारे पास t cos थीटा। एंड जो हमारे पास यहाँ पर एक वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास t sin थीटा। और हमें पता है कि यहाँ पर दो चार्जेस है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और दोनों सेम चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी जो बराबर होगी हमारे पास के क्यू स्क्वेयर अपान आर स्क्वेयर। आर जो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर अपनी फोर्सेस को इक्वेट करें तो हमें पता है कि टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एंड जो हमारे पास टी कॉस थीटा है वो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों आ चुकी हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हमारे पास टैन थीटा होता है। टैन थीटा आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू एम जी बाय के क्यू स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। इसको हम मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट केस। अब हमने क्या किया कि पूरे सिस्टम को उठा के हमने कहाँ पर डाल दिया, एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड के अंदर डाल दिया, मतलब कि लिक्विड के अंदर हमने इसको इमर्स कर दिया है। अब हमारे पास सेम वही वाला सीन रहेगा। पहले हम सिस्टम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से एक पॉइंट था जिसके साथ हमारे पास दो स्ट्रिंग्स अटैच थी, एक ये वाली थी। ओके, इसका कलर हम वाइट करते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाली थी। दोनों के साथ यहाँ पर मासेस लटके हुए थे, चार्जेस लटके हुए थे, एम मास का और ये क्यू चार्ज का लटका हुआ था। एम था यहाँ पर और यहाँ पर क्यू था और यहाँ पर भी एम था और यहाँ पर भी क्यू था। और यहाँ पर एंगल बीच में अल्फ़ा था। बस ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। अब हमने इसको क्या किया है कि अपने एक लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया। इसको हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया, मतलब कि यहाँ पर पानी भी होगा इसमें कुछ इस तरह से। तो बेसिकली अगर हम जब इसको लिक्विड में इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास नई चेंज क्या आएगा, नया चेंज आएगा जो हमारे पास इस पर एक अपवर्ड एक फोर्स एक्ट करेगी जिसे हम बाउंड फोर्स कहते हैं, जो होगी हमारे पास एफ बी के बराबर।
क्योंकि लिक्विड में जब हम इमर्स करते हैं किसी भी चीज़ को तो उस पर ऊपर की तरफ बाउंड फोर्स जो है एक्ट करती है, राइट। इतना तो हमें पता ही है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ बी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड इनटू जी। और अगर हम देखें अपने क्वेश्चन के अंदर तो हमें यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है 800 kg पर मीटर क्यूब लिक्विड की, तो हम यहाँ पर 800 लिख देते हैं। और वी भी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, इसको वी लिख देते हैं। और जी हमारे पास जी है, तो हमारे पास बाउंड फोर्स इतनी आ जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर अगर टेंशन है तो पिछली टेंशन जो थी वो अलग थी, ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पिछली जो टेंशन थी उसमें हमारे पास वर्टिकल में सिर्फ mg को ही बैलेंस करना था, लेकिन यहाँ पर बाउंड फोर्स भी आ गई है, तो इस केस में हमारे पास टेंशन चेंज हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर टी डैश बोल देते हैं। अब नीचे हम वही एफ बी डी बना लेते हैं एक बार अच्छे से। यहाँ पर हो जाएगा mg और एफ बाउंड इधर लग गई, और यहाँ पर हमारे पास सेम वही केस हमने पीछे वाला मतलब थीटा वगैरह लिया है वैसे ही, तो यहाँ पर हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा, और यहाँ पर बाउंड फोर्स के साथ टी डैश साइन थीटा भी लग जाएगा। और सेम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर भी लग जाएगी, राइट। तो अब जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाला तो हमें पता है कि टी वन कॉस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और जो हमारे पास टी वन साइन थीटा हो जाएगा, टी डैश साइन थीटा प्लस बाउंड फोर्स जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एम जी के। एंड अगर हम टी डैश साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा एम जी माइनस एफ बाउंड फोर्स के। एंड यहाँ पर इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे बाउंड फोर्स की तो यहाँ पर हो जाएगा टी डैश साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी माइनस 800 वी जी। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम x मान लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम y मान लेते हैं, तो हम x को डिवाइड करेंगे y के साथ। तो जब हम यहाँ पर x को डिवाइड करेंगे y के साथ तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टी वन साइन थीटा डिवाइड बाई टी वन कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास एम जी माइनस 800 वी जी, एम जी माइनस 800 वी जी डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से डिनोमिनेटर से ऊपर भेजा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो ये है एक चीज़ दी गई थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ई रिलेटिव। ई रिलेटिव मतलब परमिटिविटी रिलेटिव, जो कि बराबर होता है ई एफ मीडियम डिवाइडेड बाय इन मतलब परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो अगर हम बात करें अपने एयर में जो हमारे पास होगी वो तो वैक्यूम मतलब उसको हम ई नॉट ही लेंगे। जैसे हमारे पास ई रिलेटिव हो जाएगी एयर के अंदर, ई रिलेटिव इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई ई नॉट हो जाएगा, है ना। और जब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे ई एम वाले में, तो ई एम होता है हमारे पास ई रिलेटिव इंटू ई नॉट। तो यहाँ पर ई रिलेटिव जो है हमारे पास 1 आ गई है, तो यहाँ पर ई नॉट हो जाएगा, है ना, ई ऑफ मीडियम एयर के अंदर, राइट। लेकिन इस केस के अंदर हमें यहाँ पर 21 दे रखा है ई रिलेटिव जो कि लिक्विड का है, मतलब कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, रिलेटिव ये वाला 21 दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ई ऑफ मीडियम जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 21 ई नॉट। तो अभी अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों मीडियम्स की जो है ई एम जो है डिफरेंट है। तो इस केस में हमारे पास के की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है ई नॉट पे। तो अब यहाँ पर अलग ई नॉट है, यहाँ पर अलग ई नॉट है, तो यहाँ पर डिफरेंस तो आएगा ही। तो हम यहाँ पर अब पहले हमने जैसे के कंसीडर किया था यहाँ पर, तो अब हम वहाँ पर के डैश कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर के डैश आ जाएगा, है ना। अब के की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई ई एम। और यहाँ पर हमारे पास एयर के अंदर ई एम की वैल्यू ई नॉट आई थी, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं ये हमारे पास ई एम की वैल्यू ई नॉट आई है। तो पहले केस में तो हमारे पास 1/4 पाई ई नॉट होगा, जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। के की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली के डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1/4 पाई ई एम, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई। और यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर क्या था, 21 ई नॉट था, तो वहाँ पर 21 ई नॉट हो जाएगा, 21 ई नॉट हो जाएगा, है ना। तो ये के डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये दोनों वैल्यूज़ अब हम क्या करेंगे कि अपनी इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो पहले तो हम यहाँ पर इसको भी बॉक्स में डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम अपनी सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास टैन थीटा इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर के क्यू स्क्वायर
ये tan थीटा के बराबर था, और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में भी tan थीटा के बराबर है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर था पहली इक्वेशन में mg r स्क्वायर डिवाइडेड बाय k q स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेट करना है किसके साथ, mg माइनस 200 vg डिवाइडेड बाय k1 q स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर, है ना, ऐसा ही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 800 है, सॉरी, तो यहाँ पर 800 आ जाएगा, है ना, और बाकी तो बिल्कुल सब कुछ सही है। तो हम यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं इसको, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, के क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, और यहाँ पर अब हम के की वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो कि हमने अभी रिसेंटली निकाली, के की वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट, इसमें 4 पाई 21 ई नॉट, तो हम दोनों को पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय 1/4 पाई ई नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट है ये, mg माइनस 800 vg डिवाइडेड बाय 1/4 पाई 21 ई नॉट, है ना, ई नॉट 4 पाई गया, यहाँ पर हो जाएगा mg इज इक्वल्स टू mg माइनस 800 vg इंटू 21 हो जाएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, तो 21 mg माइनस, अब यहाँ पर देखते हैं 800 इंटू 21 क्या होता है हमारे पास, तो 800 इंटू 21 हमारे पास होता है 16800 क्या हो जाएगा, यहाँ पर vg हो जाएगा और यहाँ पर mg हो जाएगा, है ना। अब हम इस mg को इधर लाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 20 mg, है ना, 20 mg माइनस 16800 vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो 20 mg माइनस 16800 vg इज इक्वल टू कितना था, 0, इसको उधर लेके चलते हैं, 20 mg हमारे पास आ जाएगा 16800 vg, है ना, एक 0 से ये वाला 0 गया, इस 2 को हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 840, तो यहाँ पर mg इज इक्वल टू 840 vg आ जाएगा, g से g गया, तो m/v हमारे पास 840 आ गया। m/v को हम क्या बोलते हैं, अपना मास डेंसिटी बोलते हैं, मास डेंसिटी। तो यहाँ पर अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन था कि मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज़ 840, है ना, तो मतलब कि स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट जो थी, मैं इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, चलो इसको रिमूव ही कर लेता हूँ क्योंकि अब तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लिया। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो था, द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन अनचेंज्ड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि पहले में हमारे पास टी था, क्योंकि यहाँ पर बियॉन्ड फोर्स नहीं था, तो जब बियॉन्ड फोर्स आया तो हमारे पास टेंशन भी चेंज हो गया, तो यहाँ पर T1 हो गया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये गलत है, ये वाला सही है। और हमें बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन अनचेंज, तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट आएगा हमारे पास के की वैल्यू पे। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, मीडियम कोई भी हो, दो चार्जेस के बीच की फोर्स जो है हमेशा सेम रहती है, बस नेट फोर्स जो है वो चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर हमसे इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछ रहा है तो ये तो सेम रहेगा। और अगर ये सही है तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड C। थैंक यू।